नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर मंथन शुरू। 7 फरवरी को ऋषिकेश में यात्रा की रूपरेखा और व्यवस्थाओं पर होगी अहम बैठक। देहरादून नगर निगम कार्यालय में आयोजित हुई बोर्ड बैठक। स्वच्छता, दाखिल खारिज और स्ट्रीट लाइट समेत नगर की कई समस्याओं पर हुई चर्चा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट में टनल में हो रही ब्लास्टिंग से नरेन नगर के कई गांवों में लोगों के घरों में पड़ी दरारें। दहशत में जीने को मजबूर ग्रामीण। हल्द्वानी के बनफूलपुरा मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। स्थानीय प्रशासन जुटा सर्वे कार्य में। और काशीपुर पुलिस को बड़ी सफलता। 5 अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और चलिए बात करते हैं खबरों की। प्रदेश में 2023 में होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों पर मंथन शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन की यात्रा व्यवस्था 7 फरवरी को ऋषिकेश में आयोजित होगी। जानकारी के अनुसार बैठक 7 फरवरी को शाम 3 बजे नगर निगम स्वर्ण जयंती सभागार ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में आगामी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की तैयारियों की रूपरेखा तय होगी। वहीं बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि पिछले साल की तरह ही इस साल भी यात्रा सरल और सुगम होगी। सरकार पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत रूप से अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल और श्री हेमकुंड साहिब के मई माह में खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 18 फरवरी यानी शिवरात्रि के अवसर पर तय होगी। चारधाम यात्रा के जो कपाट हैं वो 22 अप्रैल से खुलने शुरू हो जाएंगे और इसके लिए तैयारियां जो जिला प्रशासन के स्तर पे, शासन के स्तर पे, सरकार के स्तर पर जो भी तैयारियां होनी है वो लगातार उन पर कार्य चल रहा है। कार्य योजना तैयार की जा रही है। यात्रा से संबंधित जो भी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित हो रही है। उसके लिए किस प्रकार से हम जो भी यहाँ पर तीर्थयात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनकी सुविधाएं को लेकर के कैसे प्रयास हों, इसके लिए निरंतर सरकार के स्तर पर तैयारी हो रही है। और देहरादून के नगर निगम सभागार में मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर में म्यूटेशन शुल्क व घर घर कूड़ा उठाने, कूड़ा शुल्क में वृद्धि समेत जमीन कब्जे को लेकर बहस हुई। 16 प्रस्ताव इस बैठक में सदन में पेश किए गए। कुछ प्रस्ताव को लेकर पार्षदों में जमकर हंगामा किया। इस बैठक को लेकर मेयर ने कहा कि हमारा लक्ष्य देहरादून को देश के नंबर 1 स्वच्छता जिले में लाने के लिए लगातार काम करना है। इसी के साथ दाखिल खारिज स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर भी मेयर ने प्रस्ताव पास किया। अब कैबिनेट के समक्ष इसको रखा जाएगा और कैबिनेट में पास होने पर के बाद इस पर काम शुरू होगा। देखिए, हमारे आज बोर्ड में जितने प्रस्ताव थे अधिकतर जो है सर्वसम्मति से जो पास हुए हैं। एक प्रस्ताव जिसमें होमवर्क हमारा पूरा नहीं हुआ था उसको हमने पेंडिंग कर दिया है। लगभग सभी प्रस्ताव पास हुए हैं। मैं सभी पार्षदों का धन्यवाद करता हूं और शहर हित में लगातार हमारे सब पार्षद जो है मिलके अपने शहर देहरादून को चमकाना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, उसकी स्वच्छता के साथ साथ हमारी स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार करना चाहते हैं। अन्य शहरों की बदौलत, अन्य शहरों के जैसा वहाँ विकास कार्य हो रहे हैं उससे अधिक विकास करना चाहते हैं और अपने शहर को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आज यहाँ पर बोर्ड बैठक हुई है। मैं सभी पार्षदों का भी धन्यवाद करता हूँ। और देहरादून में धर्मा क्रिएशन बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रहा है। धर्मा क्रिएशन के डायरेक्टर सुमित तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि 5 फरवरी को 2023 को उनकी कंपनी द्वारा बिजकॉम बिजनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सरोवर पोर्टिको ISBT में दिन में 3 बजे किया जा रहा है, जिसमें समस्त उत्तराखंड से फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली व्याख्याताओं और राजनीतिज्ञों को आमंत्रित किया गया है। धर्मा क्रिएशन को
के डायरेक्टर सुमित तिवारी का कहना है कि हमारा जो बिजनेस कॉन्क्लेव हो रहा है ये उत्तराखंड के लिए हो रहा है और उत्तराखंड के लोगों के लिए हो रहा है और लोगों को इससे गाइडेंस मिलेगा और इससे काफी मदद भी मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं हल्द्वानी की। जी हल्द्वानी में के बहुचर्चित बनफूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले पर 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उससे पहले प्रशासन, रेलवे, वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज सिंह का कहना है कि जिले में पहली बार नई टेक्नोलॉजी के साथ भूमि सर्वे का कार्य हो रहा है, जिसमें वन विभाग की भूमि, राजस्व की भूमि और रेलवे की भूमि का सर्वे कर सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा, जिससे राजस्व अभिलेखों में दर्ज नक्शे से मिलान किया जाएगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह ने कहा है कि जल्द सर्वे और सीमांकन का कार्य पूरा होगा। सभी टीमें संयुक्त रूप से रोजाना बनफूलपुरा क्षेत्र में सर्वे कर रही हैं। उसमें देखिए, जो पहले 2016 में कभी सीमांकन हुआ है तो उसमें रेलवे के मैप के आधार पे हुआ, वो भी समय समय पे रेवेन्यू का जो स्टाफ था उन्होंने उनको असिस्ट किया, पुलिस फोर्स भी उसमें साथ थी। क्योंकि हमें अभी जो नजूल भूमि है और रेलवे की भूमि है उसके स्टेटस के बारे में जानकारी हमें देनी है, इसलिए ये जॉइंट सर्वे हम लोग करा रहे हैं, जिसमें रेलवे की पूरी टीम है, रेवेन्यू की हमारी टीम है और फॉरेस्ट की टीम है। और रेवेन्यू टीम के साथ साथ हम लोग अपने जो भी अभिलेख हमारे राजस्व के हैं, अगर भू अभिलेखों के संबंध में अगर बात करेंगे तो जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पास होते हैं वही अंतिम माने जाते हैं, अनलेस कि उसको कभी चैलेंज किया जाए या उसको गलत साबित किया जाए। तो इन राजस्व अभिलेखों के साथ जो मैप हमारे पास मौजूद हैं 1913 और सेटलमेंट 1959 में जो लास्ट हुआ था, उसके आधार पे हम लोग कर रहे हैं। हल्द्वानी में आज अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से बुद्धा पार्क में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आज स्मार्ट सर्किल का पुतला फूका। आपको बता दें कि अशोका लीलैंड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से स्मार्ट सर्किट के माध्यम से रोजगार मेला लगाकर युवाओं के साथ ठगी की गई है, जो रोजगार मेला लगाया गया था उसमें अशोका लीलैंड के लगभग 300 कर्मचारियों को नियुक्ति मिली थी, लेकिन फर्जी डिग्री बताकर उनको वहां से हटा दिया गया। वहीं उनके द्वारा शिकायत करने पर मानहानि की भी धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग यहाँ पर 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। स्मार्ट स्किल्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। स्मार्ट स्किल्स ने हम लोगों का जो भविष्य बिगाड़ा है, स्मार्ट स्किल्स ने बिगाड़ा है। इन लोगों ने ये सेवा नियोजन कार्य के नाम से यहाँ पर रोजगार मेला निकाला और इसमें बच्चों को गुमराह करके इन्होंने यहाँ पर बच्चों को बुलाया, बच्चों से विश्वविद्यालय के नाम पर फीस भी ली। उसके बाद इन्होंने कंपनी में बच्चों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नाम पर बच्चों को बेच दिया। कहीं ना कहीं से कंपनी के से भी इन्होंने पैसा लिया और इन्हें विश्वविद्यालय से भी पैसा लिया। आज हम लोगों को फर्जी डिग्री लेके इन्होंने हम लोगों के रोड पर बैठा दिया। अब हम लोग इनसे कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ न्याय करो। उल्टा ही हम लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देंगे। हमें 1 महीना हो गया यहाँ पे एक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है दिन रात, जिसकी कोई प्रशासन ने सुध-बुध नहीं ली और हमसे बोला जाता है कि ये डिग्री फर्जी है। एक प्रशासन अधिकारी द्वारा ही बोला जाता है और हमने उनकी कंप्लेन करी तो कह रहे इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसके वीसी थे विनय पाठक, वो कहते हैं कि ये जेल में है और आप दूसरी डिग्री कर लो। और जो आज हमने स्मार्ट स्किल का पुतला फूका है, इसने हमारे साथ एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करा है कि यूनिवर्सिटी से मतलब एक मेल करके इनकी एक सांठगांठ थी, जिस तरीके से हमारा इन्होंने फर्जी डिग्री हमको दी है। आज उसी के हमने उसमें उपलक्ष्य में यहाँ पे एक पुतला दहन किया इन लोगों का। और वहीं पूरे विश्व में आज वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुरा रेंज में वन विभाग द्वारा वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, जिसमें वन विभाग की कई रेंजों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही वन विभाग अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा की जानकारी दी गई। वहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि समस्त वन विभाग पर्यावरण को बचाने में लगा हुआ है। जो मेहमान पक्षी हैं उनकी सुरक्षा के लिए और देखरेख के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जब तक स्टाफ जागरूक नहीं होगा तो जनता को जागरूक कैसे किया जाएगा, इसीलिए आज स्टाफ को जानकारी दी जा रही है। जो इम्पोर्टेंट तो यह है कि हमारा स्टाफ और हम लोग सब लोग जो पर्यावरण और सबको बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो इसी की एक कड़ी है कि जो विदेशी पक्षी जो मेहमान पक्षी आते हैं तो ये ऐसे रिजर्वायर्स में आते हैं
तो इनके लिए सुरक्षा के लिए और इनकी सारी की व्यवस्था के लिए ही आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम सभी हमारे स्टाफ को ये निर्देश दिए गए हैं कि अब जब तक ये अपने अंदर जागरूकता नहीं करेंगे तो ये बताएंगे कैसे लोगों को। इसलिए अपने अंदर स्टाफ को जागरूकता करने के लिए और उसके अलावा और उसके आम जनता में जागरूकता करने के लिए ही आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा आज वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है, 2 फरवरी है, जिसको पूरे विश्व में हम की जो रामसर साइट्स हैं उसके कन्वेंशन है उसके बारे में बात करने के लिए भी आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। तो ये 2 आज हमारे मुख्य उद्देश्य थे। और कल फिर हमारा नेक्स्ट डे कल हमारा फाटो में है प्रोग्राम, उसमें हम प्योरली बर्ड वॉचिंग के बारे में जो हमारे लोकल गाइड्स हैं जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको जागरूक करने के लिए कल प्रोग्राम कर रहे हैं। रानीखेत के श्रद्धानंद मैदान में रोजगार प्रशिक्षण शिविर का रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नंदवाल ने उद्घाटन किया। शिविर में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना एवं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा बिच्छू घास से रेशा, साथी धागा और कपड़ा तैयार करने के साथ कई स्वरोजगार के तरीके सिखाए जाएंगे। इस मौके पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नंदवाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य पहाड़ के उत्पादों का वैज्ञानिक दोहन कर रोजगार पैदा करना है। विभिन्न महिला समूहों को बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय तथा रेशे से कपड़ा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराधियों में बैठाए गए खौफ के बाद अब यूपी के अपराधी उत्तराखंड में पैर पसारने लगे हैं। जी हां, जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस वारदातों का खुलासा करते हुए एक के बाद इन वारदातों का खुलासा कर रही है और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। आज जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो बिलासपुर से 5 देसी तमंचों के साथ उन्हें खरीद कर मुंबई सप्लाई करने जा रहे थे। मामले को मीडिया के सामने रखते हुए कोतवाली प्रभारी मनोज रतूरी ने बताया कि थाना कापर खेरना नवी मुंबई का असलम अपने 2 साथियों के साथ काशीपुर के ढेला पुल पर बस का इंतजार करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 5 देसी तमंचों और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अपराधियों ने बताया कि वह बिलासपुर के एक अनजान सरदार से हथियार खरीदकर मुंबई सप्लाई को जाने की फिराक में थे। ये हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक अभियान मादक पदार्थों के विरुद्ध और ये जो अवैध असलहे बनते हैं इनके विरुद्ध छेड़ा गया है। इसी कड़ी में हमारी टीम, जिसमें अशोक कांडपाल जी हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, नवीन बुदानी जी हैं, चौकी इंचार्ज अस्पताल, इन सभी की अगुवाई में हम लोगों ने टीम गठित कर रखी है, जो मुखबिरों के माध्यम से सूचना एकत्र करते हैं और स्टाफ का यदि कोई अवैध असलाह का कहीं व्यापार हो रहा है तो उसके संबंध में हो जाता है। तो कल इसी कड़ी में हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने, नवीन बुदानी ने और अशोक कांडपाल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 तमंचे बरामद हुए हैं। ये 5 तमंचों के बारे में इनके द्वारा बताया गया कि बिलासपुर बॉर्डर पर लोग जो उत्तराखंड का बॉर्डर है वहाँ से ये तमंचे खरीद के ला रहे थे और इन तमंचों को लेके ये बाहर बम्बई वगैरह जाके इनको बेचना चाहता है। मुखबिर की सूचना पे 5 एक साथ गिरफ्तार किए गए हैं। 5 गिरफ्तारी के बाद उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण का कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी रहने से जगह जगह टनल खोदी जा रही है। टनल निर्माण में हो रही ब्लास्टिंग के कारण विधानसभा नरेंद्र नगर की पट्टी दोंगी के गूलर के पास लोटसी ग्राम पंचायत के बल्दिया खान बस्ती में रह रहे 14 परिवारों के मकानों की छतों, दीवारों व चौक पर दरारें पड़ गई हैं। अक्सर रात में हो रही ब्लास्टिंग से मकानों में हो रही कंपन से लोग डर के मारे बच्चों के साथ बाहर निकल पड़ते हैं। ब्लास्टिंग से मकानों की नींव हिलने से मकान कमजोर पड़ चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी शिकायत पर आरवीएनएल के अधिकारी गांव में पहुंचे थे। मकानों पर दरारें देख चिन्हित कर मात्र खाना पूर्ति की है, मगर पीड़ितों को किसी प्रकार का आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। उसमें हमने आज तक कोई भी रुकावट नहीं डाली है और अभी हमें दिक्कत हो रही है। काफ़ी 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रही है और काफ़ी दरारें आ रहे हैं। जो 14 परिवार रहते हैं सबके मकान इस तरीके से हो रहे हैं कि कल को अगर भूकंप आएगा तो कभी भी कोई भी मकान गिर सकता है। और हम इसमें सरकार से भी नाराज़ है कि कोई भी यहाँ पे सरकारी अधिकारी कोई भी देखने नहीं आया आज तक। और आरबीएनएल वाले आते हैं, अपना डेट डाल के चले जाते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने। और रात को जब हैवी ब्लास्टिंग, आज रात को 3:30 बजे उन्होंने ब्लास्ट किया, बाहर भागना पड़ता है। लाइट की इतनी दिक्कत है कि कल से हमारे यहाँ कल रात से लाइट नहीं है। यहाँ बाघ का खतरा अलग बना हुआ, अगर रात को बाहर आ जाएगा तो उसको गुलदार उठा के ले जाएगा। सारे चौक मकान बिल्कुल हमारे जर्जर हो रखे हैं, ख़त्म हो रखे हैं। मकानों की दरारें आए दिन 1 छोड़ के 10 बढ़ रही हैं, रोज़ यही दिक्कत हो रही है।
जो ये यहाँ पे आरबीएन का काम चल रहा है, एलएनटी वालों का, इससे हम बहुत नाराज हैं। सरकार से क्या, प्रशासन से क्या, किसी से भी क्या। ये लोग यहाँ पे आते हैं, हमने इनको कई बार बोल दिया है, यहाँ पे आते हैं और वो लिख के चले जाते हैं। अगर ये लोग हमारा कुछ नहीं करेंगे ना, तो हम लोग रोडों पे आ जाएंगे, हड़तालें करेंगे, या हम टनल पे जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर गुरुवार को विद्युत विभाग द्वारा सड़कों की समस्याओं के समाधान के लिए थराली विकास खंड के लोल्टी गांव में विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थराली से भाजपा विधायक भूपाराम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपभोक्ताओं ने जहां विद्युत विभाग से विद्युत बिलों में आ रही गड़बड़ियों की शिकायत की, तो वहीं विद्युत विभाग के आला अधिकारियों ने विद्युत विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों, निर्धन और असहायों के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में उपभोक्ताओं ने कुल 18 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की समाधान के जो कैंप लगे हैं विभागीय स्तर पर, तो बहुत सारे लोगों को इससे राहत मिल रही है, लोग अपनी समस्या को रख रहे हैं। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभार जानकारी के अभाव में लोगों को विद्युत के भुगतान में बहुत दिक्कत भी होती है, कभी कभार बिल ज़्यादा आ जाते हैं, उस समस्या का भी समाधान हो जाता है। कहते आए हैं 2 बिजली बिलों के संबंध में और 10 मीटर के संबंध में समस्या का निराकरण कर दिया गया है। कुछ तोकों में बंच केबल प्रयोजन के लिए अनुरोध किया गया, उसके लिए अनुबंध प्रक्रिया बाकी है, प्रारंभ है और जल्दी अनुबंध होने के बाद उस कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड के साथ।